नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज आपका टॉपिक है सृजनात्मकता। दोस्तों इस टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आप एग्जाम में, चाहे वो टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो। तो दोस्तों अगर आपने इस बार का सी टेट दिया होगा तो इससे दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर आता था। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज की श्रृंखला बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 पे कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस और यूसी नेट का। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी दिया गया है, कोई दिक्कत या परेशानी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मकता दोस्तों आखिर सृजनात्मकता क्या होती है? तो दोस्तों सृजनात्मकता यानी कि हम सब जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना करते हुए कभी न कभी सृजनात्मकता चिंतन का प्रयोग करते हैं। परंपरागत चिंतन से हटकर नवीन तरीकों से, दोस्तों सृजनात्मकता की बात की जाए तो आप जान लीजिए कि हम नवीन तरीकों की बात कर रहे हैं। दोस्तों नवीन तरीकों से चिंतन करना तथा कार्य करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है दोस्तों, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सृजनात्मकता यानी कि नवीन तरीकों से चिंतन करना तथा कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है, यानी कि क्रिएटिविटी कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी कहलाती है दोस्तों, यानी सृजनात्मकता कहलाती है। यानी नवीन तरीकों से दोस्तों हम किसी भी समस्या का समाधान अगर नवीन तरीकों से करते हैं, वही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। दोस्तों आइए और जानते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों सृजनात्मकता के बारे में, इसके बारे में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने थॉट्स, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जैसे कि विभिन्न ढंग से प्रसारित किया है। जिनमें से कुछ पते, जैसे कि पहला नाम आता है महान मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो। दोस्तों ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्रो एंड क्रो। दोस्तों क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। इन्होंने कहा दोस्तों जो सृजनात्मकता होती है यह मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? मानसिक प्रक्रिया है। क्या बताया इन्होंने? सृजनात्मकता को एक मानसिक प्रक्रिया बताया। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने कहा कि सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। दोस्तों किसका? कुछ नया निर्मित होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आपको ये शब्द हमेशा मिलेगा, नवीन, नया। दोस्तों यानी सृजनात्मकता का मतलब ही होता है दोस्तों नवीन या नया। ये चीजें दोस्तों आपको हर थ्योरी में, हर थॉट्स में मिलेगा। दोस्तों हर मनोवैज्ञानिकों ने यही विचार प्रस्तुत किया है। और सृजनात्मकता यानी कि वह प्रक्रिया, आप खुद देखिए, कुछ न कुछ नया निर्मित होता है, विचार वस्तु, जिसे पुराने तत्वों को नवीन तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है, वही क्या कहलाती है? नवीन सृजन। किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है, वही चीजें क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। दोस्तों यानी कि पुरानी प्रक्रिया, सृजनात्मकता वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित हो। दोस्तों जो नई दोस्तों थॉट हो, नए दोस्तों कोई विचार हो, दोस्तों कोई नया प्रयोग हो, दोस्तों वही क्या है? सृजनात्मकता है। दोस्तों आइए जानते हैं नेक्स्ट है दोस्तों क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषा आपने पढ़ा, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया ही क्या है? सृजनात्मकता है। दोस्तों जेम्स ड्रेवर और के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषा क्या है? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है। दोस्तों क्या होती है? नवीन रचना के उत्पाद में को ही क्या कहा गया? सृजनात्मकता कहा गया। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कोल एंड ब्रूस के अनुसार। कोल एंड ब्रूस ने सृजनात्मकता की क्या थॉट दी थी, आइए जानते हैं। सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करने की, अभिव्यक्त करने की और गुणांकन करने की योग्यता एवं प्रक्रिया है। दोस्तों यानी इनका भी मानना था कि सृजनात्मकता क्या है? मौलिक उत्पादन, मानव के मन को ग्रहण करती है, कि मानव के मन के ग्रहण करने की, अभिव्यक्त करने की और गुणांक करने की एक योग्यता है। दोस्तों ये मानना था आपके कोल एंड ब्रूस का। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, अपनी हिंदी वीडियो पेड कॉम्बो, पेड बुक, ROR लिखवा स्टार्ट हो चुकी हैं। आइए दोस्तों फ्री डिलीवरी है, नंबर भी दिया गया है। कोई दिक्कत या परेशानी इन पुस्तकों को मंगाने में तो आप कॉल कर सकते हैं।
आइए दोस्तों, क्रिएटिविटी दोस्तों, सृजनात्मकता के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया कार्य करना। क्या होता है? सीधा सीधा दोस्तों, सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया कार्य, ऐसा कार्य दोस्तों कि आपको लगे कि हाँ यार आज मैंने कुछ नया कार्य किया, कुछ नया प्रयोग किया, कुछ नए विचार प्रस्तुत किए, कुछ नया लिखा दोस्तों, तो वो क्या है? वो आपकी सृजनात्मकता कहलाती है। अरे यार इस व्यक्ति ने सृजन किया है, एक सृजन किया है, तो ये चीज़ है दोस्तों। नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। पूर्व की वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य आदि को पुनः व्यवस्थित कर नया रूप प्रदान करना ही सृजनात्मकता कहलाती है। जैसे जो आपकी पहले की वस्तुएं हैं दोस्तों, पहले के विचार हैं, पहले के जो ज्ञान है, उनमें आपने संशोधन करके नई ज्ञान ले, नई चीज़ें को प्रस्तुत किया, वही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सृजनात्मकता के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सृजनात्मकता के तत्वों के बारे में। सृजनात्मकता की परिभाषाओं को विश्लेषण तथा अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसके कुछ विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि जिज्ञासा, कल्पना, मौलिकता, खोज प्रवृत्ति तथा लचीलापन आदि सृजनात्मकता के 4 प्रमुख तत्व होते हैं दोस्तों। ये 4 प्रमुख तत्व हैं। आइए जानते हैं कुछ 4 प्रमुख तत्व। पर सृजनात्मकता में दोस्तों आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, कल्पना होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, आपको कुछ नया खोज करने की जोश होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, तभी दोस्तों आप सृजनात्मकता कार्य कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और सृजनात्मकता के दोस्तों कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्रवाह होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपके अंदर क्या होनी चाहिए? फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए दोस्तों, नम्यता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, नम्यता, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, किसी भी चीज़ को आसानी से आप ग्रहण कर सकें दोस्तों। विस्तारण होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए? विस्तारण होना चाहिए दोस्तों। ये सृजनात्मकता के तत्व हैं दोस्तों। क्या है? सृजनात्मकता के ये प्रमुख तत्व हैं। क्या है? प्रमुख तत्व हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 3 दे देंगे, एक दोस्तों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो क्या है? प्रवाह होता है, विस्तारण होता है, मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है और नम्यता होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा जैसे क्वेश्चन की सृजनात्मकता के तत्व नहीं है, 3 ऑप्शन दे देगा दोस्तों, प्रवाह दे दिया, विस्तारण दे दिया, नम्यता दे दिया, मौलिकता को हटा के यहाँ पे अभिप्रेरणा दे देगा। तो ऐसे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, जानते रहिए कि सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रवाह की बात की जाएगा। आइए 1 बाय 1 सारे तत्वों के बारे में बात की जाए। फ्लुएंसी दोस्तों, प्रवाह से तात्पर्य किसी भी दी गई समस्या पे अधिकाधिक विचारों अथवा प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करना है दोस्तों, यानी किसी भी समस्या का दोस्तों आप उसको कई प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, व्यक्ति कितनी जल्दी से अनेक विचार उत्पन्न कर सकता है, वही प्रवाह दोस्तों। कितना जल्दी से जल्दी आप कुछ सोच सकते हैं, कितना जल्दी जल्दी आप समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रवाह, वही कहलाता है वेग। अरे यार कितना जल्दी यार इसने तो समस्या का समाधान कर दिया, अरे यार कितना जल्दी इसने नई बात बता दी, अरे यार इसकी सोच देखो कितनी नई है, तुरंत इसने इसका समाधान कर दिया, इस पुरानी चीज़ का तुरंत ही नए तरीके से समाधान कर दिया, बहुत तेजी से। तो वही दोस्तों प्रवाह कहलाता है। प्रवाह को पुनः निम्नवत 4 प्रकारों में विभक्त किया गया है। प्रवाह को भी 4 प्रकारों में किया गया है। जैसे दोस्तों वैचारिक प्रवाह, क्या होता है? वैचारिक प्रवाह, जैसे विचारों का प्रोत्साहन। कैसे विचारों का प्रोत्साहन? उदाहरण, कहानी का शीर्षक बताना। जैसे दोस्तों आपने कहानी पढ़ी, पूरी कहानी, और पूछा गया बताइए इस कहानी का शीर्षक क्या है, तो ये आपके विचार व्यक्त होगा कि आपके विचार अंदर क्या है, कि आपने कहानी तो पढ़ ली और शीर्षक बताएंगे तो आपके विचार को व्यक्त हो जाएगा, आपका विचार प्रकट हो जाएगा जब आप शीर्षक का नाम बताएंगे, यानी कहानी का शीर्षक को बताएंगे। वस्तु के अनेक उपयोग बताना तथा सुधार के तरीके बताना, और कैसे आप उसका सुधार कर सकते हैं उसके तरीके के बारे में आप बताएंगे। ये भी चीज़ें दोस्तों क्या है? ये आपके प्रवाह के तत्व होते हैं, यानी विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी, शब्दों से संबंधित प्रत्यय तथा उपसर्ग से शब्द बनाना दोस्तों, यानी प्रत्यय से और शब्द उपसर्ग से हम लोग जो शब्द बनाते नहीं है दोस्तों, जैसे कि बनाया जाता है दोस्तों क्या? लवडीयता दोस्तों, ठीक है। और जैसे आपका उपसर्ग है वीरांगना दोस्तों, क्या हो गया? वीरांगना हो गया, वीर लग गया दोस्तों, उपसर्ग लग गया। और दोस्तों हानिकारक दोस्तों, हानिकारक, ऐसे कई शब्द जैसे आपसे पूछे कि बताइए भैया बनाइए प्रत्यय लगा के, उपसर्ग लगा के कोई भी शब्द कैसे आप बना सकते हैं,
आप जानते हैं प्रत्यय पीछे जो शब्द लगते हैं प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग जो प्रथम लगते हैं आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो ऐसे आप शब्द से संबंधित बना रहे हैं, यानी तुरंत शब्द प्रवाह आपके पास अच्छा खासा शब्द प्रवाह है, आप अच्छे शब्द बना सकते हैं तुरंत किसी भी प्रत्यय और उपसर्ग के माध्यम से। तो दोस्तों ये है आपके वीडियो ग्रामर का अधिकारी नया वर्ष प्रारंभ 5/12/99 में 12 हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट दोस्तों अभिव्यक्ति प्रवाह। अभिव्यक्ति प्रवाह क्या होता है? एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी, यानी मानवीय अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रवण का प्रोत्साहन। जैसे कुछ शब्दों से वाक्य बनाना, जैसे कुछ शब्द आपको दे दिए, अब उस कुछ शब्द से आप संपूर्ण वाक्य बनाइए, तो ये कहा जाता है अरे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत जल्दी इसने अभिव्यक्त किया। इन वाक्यों के थोड़ा सा ऐसे वाक्य सेंटेंस हमने दिया और इसने पूरे वाक्यों को या संक्षेप में बता दिया। तो वो ही चीज है, कुछ शब्दों को वाक्यों में बनाना, यानी अपूर्ण वाक्यों को क्या करना? पूर्ण करना। अपूर्ण वाक्यों को जैसे आपका खाली स्थान हमने दे दिया, बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। तो तुरंत आपने कह दिया महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो आपने कंप्लीट कर दिया। साहचर्य प्रभाव, साहचर्य प्रभाव यानी दोस्तों शब्द अथवा वस्तुओं के मध्य साहचर्य की स्थापना करना। उदाहरण शब्द का पर्यायवाची अथवा विलोम लिखना। जैसे आपसे पूछ लिया गया है भाई बताइए कलम का पर्यायवाची क्या होता है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पुस्तक का पर्याय, तुरंत आप तड़ातड़ बताना शुरू कर दिए। तो ये जो विलोम शब्द पूछा गया भाई सुख का विलोम दुख होता है, तो ये चीजें तुरंत आप आंसर दे रहे हैं, तो वो क्या है? साहचर्य प्रवाह है दोस्तों। शब्द अथवा वस्तुओं के मध्य साहचर्य करने के आपको मालूम है कि कौन सा शब्द इसका पर्यायवाची है, कौन सा शब्द इसका विलोम है। ये चीजें आप जानते हैं कि विलोम क्या होता है और पर्यायवाची क्या होता है, इनके बारे में भी आपको मालूम है चीजों को। ये चीज है दोस्तों। नम्यता की बात की जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए दोस्तों, तो नम्रता से तात्पर्य है किसी भी समस्या पे दिए गए समाधान में विविधता होना है, यानी कि किसी भी समस्या के दोस्तों कई प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, विविधता अलग अलग तरीके से। जैसे कि नम्रता यानी आकृति अनुकूलन नम्रता दोस्तों, वस्तु या आकृति में सुधार या परिमार्जन के उपाय से विविधता। आप किसी भी वस्तु को दोस्तों कई रूप से है तो उसको आप बना सकते हैं, कई रूप से कई अच्छे रूप से उसको जोड़ सकते हैं। वस्तु या आकृति या स्पर्श नम्यता दोस्तों, शाब्दिक स्पर्श युक्त शब्दों को दोस्तों अगर शब्द जो टूटे फूटे हैं उनको सही क्रम में लगा के आप अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो ये सब क्या होती है दोस्तों? नम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप गलत शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से सरल तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मौलिकता की बात की जाए दोस्तों, यह विचारकों की विशिष्टता या नवीनता से संबंधित है। क्या है? विचारकों की विशिष्टता से और नवीनता से, कि विचारक किस प्रकार से नवीन थॉट सोच रहे हैं, नए नए विचार सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या कहलाता है? मौलिकता कहलाता है। जैसे कि वस्तुओं का नवीन ढंग से उपयोग करना, जैसे कहानी है दोस्तों, कविता है, लेख के शीर्षक हैं, लिखना तथा नवीन रचनाएं करना आदि क्या कहलाता है? मौलिकता कहलाता है दोस्तों, ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विस्तारण की, यानी कि एलिबोरेशन की। विस्तारण की बात की जाए दोस्तों, तो विस्तारण से तात्पर्य होता है विचारों या भाव का विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुत करने से, या न्यूनतम 2 प्रकार की होती है। यानी विस्तारण होता है दोस्तों किसी भी चीज का आप विस्तार पूर्वक उसको आप जो उसकी सोच प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी थॉट प्रस्तुत कर रहे हैं, भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों, व्यापक पूर्ति या गहन अध्ययन प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? विस्तारण कहलाता है। अरे यार इसने तो इसका बहुत ही गहन प्रस्तुतिकरण किया यार, बहुत ही अच्छा कि यार क्या होता है इस बोतल की, क्या उपयोगिता होती है, इस बोतल क्या यूज होता है, यार इसने तो बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। तो ये चीज होता है दोस्तों विस्तारण। ठीक, एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। 2 प्रकार का होता है विस्तारण, देखिए आइए जाते हैं। शाब्दिक विस्तारण दोस्तों, यानी सेमेंटिक एलिबोरेशंस, यानी कि किसी भी घटना, क्रिया, कार्य या परिस्थिति आदि का विस्तृत प्रस्तुतिकरण शब्दों के माध्यम से। किसी भी घटना, कोई भी घटना घटी, जैसे आप जानते होंगे दोस्तों, इस समय आप जानते होंगे कि क्रिमिनल्स के बारे में जो आप इस समय पढ़ते होंगे, तो उनकी घटनाओं को, उनके द्वारा जो कोई भी केस हो या घटना हो दोस्तों, तो बड़ा अच्छे ढंग से आज यहाँ पे इतने समय ये केस हुआ, इतने समय ये केस हुआ, उसको कितना अच्छा जो पत्रकार होते हैं दोस्तों, जो न्यूज़ वाले होते हैं, कितना अच्छा शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। उनका कितना अच्छा एक एक पॉइंट का उल्लेख करते हैं, जो ये आपको दिख रही है बंदूक किसी से, यानी कि वो किया गया, क्या कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो घटना का, क्रिया, कार्य, परिस्थिति आदि का विस्तृत प्रस्तुतिकरण कहलाता है शाब्दिक विस्तारण करता है। और दोस्तों कैसे किया जा सकता है? आकृतिक विस्तारण,
फिगर यानी अपूर्ण चित्र या रेखा में कुछ जोड़ के एक पूर्ण तथा सार्थक चित्र बनाना। जैसे कोई दोस्तों अपूर्ण चित्र है, यानी किसी भी घटना को दोस्तों अपूर्ण चित्र है तो उसको आप जोड़ के सार्थक चित्र बना सकते हैं, उसको पूरी तरह उल्लेखित कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये चित्र बनेगा और उससे एक मैसेज दे सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए ये ऐसा है, भारत का नक्शा ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा, यहाँ कश्मीर है, यहाँ वो है, सारे राज्यों को बता सकते हैं, सारे स्टेट को बता, कहाँ पे महासागर है, कहाँ नदियाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में आप विस्तृत रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? आकृति के माध्यम से भी आप विस्तारण कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, ये हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच नितिन सर के द्वारा प्रारंभ हो चुका है, मात्र 999 रुपये में दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मकता की विशेषता दोस्तों, सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है जानते हैं। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होता है दोस्तों। क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, कहीं से भी आप नवीन कर सकते हैं। सृजनात्मकता कहीं ही भी हो सकती है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। हर क्षेत्र में आप नवीन खोज कर सकते हैं, हर क्षेत्र में आप नवीन कार्य कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है, सार्वभौमिक होता है। यह एक लक्ष्य आधारित जटिल प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? कोई भी लक्ष्य है उसको आपको पाना है तो ये जटिल प्रक्रिया होती है दोस्तों, कठिन प्रक्रिया होता है। किसी भी दोस्तों पुरानी चीज़ से नई चीज़ के अवधारणा में उसको बदलना यह आसान कार्य नहीं है। जो नई पुरानी सोच है उसको आप नई सोच में बदल रहे हैं, नई चीज़ में, तो वो आसान होता है। सोचिए, पुरानी संस्कृति को नई संस्कृति में लाना कितना कठिन होता है। तो उसी तरह से किसी भी लक्ष्य पर आधारित जटिल प्रक्रिया ये मानी जाती है। इसे समस्या समाधान का एक विशेष प्रकार भी कहा जाता है। किसी भी समस्या को दोस्तों यह बहुत ही अच्छे ढंग से, नवीन ढंग से खोज कर लेता है, तो इसलिए इसको समस्या समाधान का एक विशेष प्रकार से भी कहा जाता है। ये विशेष प्रकार से इसका रूप है दोस्तों सृजनात्मकता का, कि विशेष प्रकार से नवीन ढंग से यह समस्या का समाधान करता है। यह जीवन के लगभग हर पहलू से संबंधित होता है। ये दोस्तों आपके जीवन के हर पहलू से संबंधित होता है। किसी भी पहलू में दोस्तों आपको, यानी किसी भी समस्या में आप रहें तो उसको नवीन ढंग से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है, वह कोई भी पहलू हो दोस्तों आपका। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सृजनात्मकता की विशेषता की और बात करें तो जोखिम उठाना दोस्तों। इसमें जोखिम भी उठा सकता है आदमी, और जोखिम उठाना पड़ता है क्योंकि नए कार्य करने के लिए आपको जोखिम उठाना, नई खोज करने के लिए दोस्तों कई जोखिम उठाने पड़ते हैं। कहीं खोज आपकी क्या होती है, असफल भी हो जाती है, उसका बुरा इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे आपने देखा था अभी कोरोना में दोस्तों हमें झेलना पड़ा, यानी चाइना ने दोस्तों खोज की पर वो क्या हुआ, बुरा इफेक्ट पड़ा, उसमें जोखिम उठाया उन्होंने और वो गलत इफेक्ट पड़ गया। नेक्स्ट है कठिन कार्यों को करना दोस्तों। कोई भी कार्य सरल नहीं है, उससे कठिन कार्य होता है उसको ईजी बनाया जाता है। तो कठिन कार्य करना ये भी बहुत कठिन कार्य होता है। नवीन ढंग से ढूंढना, अन्य को प्रति जागरूक करना, अन्य को उसके प्रति जागरूक करना, नहीं ये ऐसे करिए आप तो और अच्छा बन सकता है और अच्छा पर्यावरण हो सकता है हमारा, ऐसे नहीं आप ऐसे करिए, यानी पॉलीथीन प्लास्टिक का प्रयोग कम करिए। पर लोग मानते कहाँ दोस्तों, हमेशा पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं और साथ में झोला लेके जाइए। तो ये कठिन कार्य है कि नहीं? अन्य के प्रति जागरूक करना पड़ेगा हमें लोगों को। तो जागरूक होंगे, इस प्रकार से जागरूक होंगे कि हाँ भाई कठिन कार्य है, पर लोग क्या करते हैं, मानते नहीं है, तो उन्हें समझाना भी बहुत कठिन कार्य है। इसलिए लोगों को हमें जागरूक करना पड़ेगा दोस्तों। वही चीज़ है, सदैव अग्रशील रहना, हमेशा हमें अग्रशील होना चाहिए, हमेशा जागरूक होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। ये चीज़ है दोस्तों, तभी सृजनात्मकता आएगी, तभी नवीनता आएगी। सृजनात्मकता की प्रकृति दोस्तों, कैसे प्रश्न बनेगा आपसे, पूछेगा कि सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, जन्मजात होती है कि अर्जित होती है या दोनों होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, जन्मजात होती है दोस्तों। ये हमें क्या होती है, जन्मजात होती है दोस्तों, जन्म से होती है, और ये हमें अर्जित करनी पड़ती है, दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है, सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है, सृजनात्मकता में दोस्तों अपसारी चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। आपके सृजनात्मकता में दोस्तों क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है, तो आप बता सकते हैं सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है दोस्तों। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आखिर अपसारी चिंतन क्या होता है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है। तो जो नवीन प्रकृति होती है वो जन्मजात होती है, बालक जैसे जन्म से ही दोस्तों ये होता है, अरे यार ये बालक तो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, लगता है दोस्तों ये, यानी कि जरूर ये IAS PCS, मतलब हमें पता चलने लगता है बालक के लक्षण
प्रशिक्षण, उसके कार्यों से, और दोस्तों फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो अर्जित करता है और भी ज्ञान को अर्जित करता है। तो ये होता है अरे यार इसमें तो और निखार आ रहा है। तो यानी सृजनात्मक की प्रकृति दोनों होती है दोस्तों, जन्मजात भी होती है, अर्जित होती है। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो दोनों मार दीजिएगा, अगर एक आता है तो एक मारिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सृजनात्मक कौन सा होता है? अभिसारी चिंतन होता है। तो आइए जानते हैं अभिसारी चिंतन क्या होता है, कॉन्ग्रेटिव थिंकिंग क्या होती है दोस्तों। केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर, केवल एक ही बिंदु पर दोस्तों अपसारी चिंतन क्या होता है, आइए जानते हैं। यानी केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अपसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों को फैलाव को स्थान नहीं होता दोस्तों। कैसे सर आप बता रहे हैं? एक ही बिंदु पे दोस्तों, केवल एक ही बिंदु पे हम चिंतन कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि बताइए हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों। यानी कि कई बच्चे बैठे हुए हैं, हमसे पूछा गया कि बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों हमारे यूपी की राजधानी है लखनऊ। इसका केवल एक ही उत्तर आएगा, क्या होगा? केवल एक उत्तर आएगा और वो होगा क्या? लखनऊ दोस्तों। क्या होगा? लखनऊ होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। केवल एक ही आंसर आएगा और कोई आंसर नहीं दे सकता कि हाँ भाई हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली है, वो है, ये है। कोई नहीं दे सकता, पंजाब है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। केवल एक उत्तर होगा लखनऊ। अगर दोस्तों आपसे यही पूछा जाए तो ये क्या होगा? ये अपसारी चिंतन, यानी एक ही बिंदु केंद्रित होकर चिंतन करना, यानी उसका एक ही आंसर होगा, केवल एक समस्या का केवल एक ही हल होगा और उसके कोई हल नहीं होंगे। यानी होते हैं ना कई समस्या का हल अनेक हो सकते हैं, पर किस समस्या का हल एक हो तो वो क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपसारी चिंतन, यानी अपसारी चिंतन की बात की जाए तो जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प, क्या है दोस्तों? अनेक विकल्प मिले और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। वो अपने विचारों को अलग अलग फैला सकता है। अपनी कोई भी समस्या है दोस्तों, उसके पास कई समाधान है, कई आंसर है। जैसे कि आपसे पूछा गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश की अब आपसे पूछा गया दोस्तों कि बताइए यूपी के बारे में आप क्या जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं, के बारे में आप क्या जानते हैं, बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं दोस्तों। यानी या आपके पूछ लिया गया है दोस्तों कि आप बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में क्या जानते हैं। तो आपके पास कई आंसर है कि लखनऊ में इमामबाड़ा है, लखनऊ दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ में कई चीज़ें हैं प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हम बहुत ही अच्छे ढंग से बता सकते हैं। और भी दोस्तों हम लखनऊ के बारे में सविस्तार दोस्तों बता सकते हैं। लखनऊ के बारे में हम चर्चा बता सकते क्यों लखनऊ हमारे लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ हमारे देश की राजधानी है, हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब तो यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, यूपी के बारे में, इसमें लखनऊ राजधानी के बारे में पूछ रहा है, विस्तृत जानकारी पूछ रहा है, तो कई विचार हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कई उत्तर दोस्तों, काफ़ी उत्तर है। और उसमें क्या था, उसमें पूछा गया था केवल बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो केवल एक आंसर क्या? लखनऊ। तो ये चीज़ है दोस्तों। आप समझ चुके होंगे आप अपसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। ये आपके एग्जाम में सृजनात्मकता से दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनते हैं और पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको अपसारी चिंतन और दोस्तों पूछा जा सकता है सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन दे देगा जन्मजात, अर्जित या दोनों। तो आप बता सकते हैं कि सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है, जन्मजात भी होती है, अर्जित दोनों होती है। आपसे पूछ सकता है कि सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है, तो आप बता देंगे सृजनात्मकता में दोस्तों अपसारी चिंतन होता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंडराइटिंग सारी पुस्तकें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंपटीशन के क्षेत्र में। दोस्तों आप जानते हैं कि आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अभी से दोस्तों आप सभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तभी आप सभी को सफलता मिलेगी दोस्तों, अन्यथा आपको सफलता नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको सफलता पानी है तो एक रामबाण है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने से मैंने आपको बताया था 2 फायदे होते हैं आपको, 2 फायदे। एक होता है टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों?
टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम बचता है दोस्तों, क्या बचता है, आपका टाइम मैनेजमेंट होता है कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है, इसका आपको पता चलता है कि हाँ मुझे मैथ में कितना समय देना है, मुझे जीएस में कितना समय देना है, मुझे ईवीएस में कितना समय देना है, मुझे सीडीपी में कितना समय देना है, मुझे संस्कृत में कितना समय देना है, मुझे हिंदी में कितना समय देना है। तो इसका पता आपको चलता है किससे, टाइम मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से दोस्तों। जब आप बार बार दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे, और दूसरा फायदा होता है दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक, अच्छे खासे क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाता है। दोस्तों सोचिए आप एक दिन में 50 लगा रहे हैं, 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो 30 दिन में कितना हो गया, 1500 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो अच्छे खासे आपके दोस्तों 1500 क्वेश्चन तैयार हो गए एक महीने में। तो ऐसे दोस्तों आप अगर 100 क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं तो और भी ज़्यादा तैयार हो गए। तो ऐसे आपके पास अच्छे खासा प्रश्नों की श्रृंखला हो जाती है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या दोस्तों आपका सी टेट हो, हर एग्ज़ाम में आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में उपलब्ध हैं, घटना चक्र हो गया दोस्तों, यूथ का हो गया, कई किरण के हो गए, तो आप उठा के देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार क्वेश्चंस क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। बस दोस्तों अगर मैथ में देखा जाए तो क्रम बदल दिया गया है, कभी कभी देखा जाए टॉपिक सेम टू सेम आ गया है। आपने अगर देखा होगा तो 2017 का पेपर इस बार सेम टू सेम आ गया था यूपी टेट का, आप सभी जानते हो। तो ये चीज़ है दोस्तों, इसलिए एक ही उपाय है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। तो मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।